हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2, और इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 8 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। जिन्होंने भी इन सेट्स को नहीं लगाया है ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉल्यूम 1 भी मैंने कवर करा दिया है, पहले भी मैंने कवर करा दिया था, और नए तरीके से मैंने सेट नंबर 7 तक वॉल्यूम 1 को कवर कराया हुआ है। आगे सभी सेट्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपने वॉल्यूम 1 को भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, इसके तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को जो है, जो द्वैध शासन प्रणाली थी, उसका परिवर्तन किया गया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अच्छा, ये 73वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान भी किया गया था। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अब देखिए, आरक्षण पूछा गया है, तो पंचायतों का जो स्थान का जो आरक्षण है पंचायतों में, ये किस अनुच्छेद में है? तो 243 डी में है, ठीक है। अच्छा, 243 अगर सिर्फ पूछेगा तो क्या बताएंगे? 243 में इसमें जो है पंचायतों का परिभाषा है, यानी कि परिभाषा है, ठीक है ना। 243 ए में क्या है? तो 243 ए में ग्राम सभा है। 243 बी में क्या है? तो 243 बी में पंचायतों का गठन है। 243 सी में क्या है? तो पंचायतों की संरचना है। 243 डी में क्या है? तो स्थानों का आरक्षण है, ठीक है ना। 243 ई में क्या है? तो ई में जो है पंचायतों की अवधि दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे मैं और बता देता हूं जो प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बनता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि 243 आई में क्या है? 243 आई में, तो आई में ध्यान रखना आपको फ्रेंड्स, 243 आई में जो है वित्त आयोग का गठन है, राज्य वित्त आयोग का, ठीक है ना। वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। क्लियर? ये सब ध्यान रखेंगे जो भी मैंने आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ये प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। इसका गठन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है, जबकि यूपीएससी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों सीधे संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जो जेएसपीएससी यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो है, इसका गठन की बात करें तो यह संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद से एक अधिनियम द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वे 6 साल की अवधि के लिए या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बने रहते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित या हटाया जा सकता है। वे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनको अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो अधिकार हैं वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें से बात करें तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य जो होते हैं ये केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। बाकी जो समितियाँ हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी जो समिति है यहाँ पर याचिका समिति में जो है 15 हो जाएगा, लोक लेखा समिति में 22 और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? इसमें से संघ सूची का विषय नहीं है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण, वन शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न के निम्न में से सही सुमेलित कौन सा इसमें से नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसमें से, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1949 में नहीं किया गया था, 1938 में किया गया था और इसके प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बाकी सभी सुमेलित हैं भाई, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये प्रश्न कई बार मैंने आपको कराया है कि 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। आखिरी बार 2005 में लगाया गया था। कुल अब तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कह करके संबोधित किया था? सिंपल सा प्रश्न है, आंसर आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हों क्या कहलाता है? वैसा स्थान जहां किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हों वह कहलाता है निकेत। क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। अगला प्रश्न करेंगे कि नरनाला पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? नरनाला पक्षी अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। चलिए सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण है? जैव अनिम्नीकृत, तो जैव अनिम्नीकृत के उदाहरण हो जाएगा आपका शीशा, प्लास्टिक, ये सब जो हैं शीशा और प्लास्टिक ये जैव अनिम्नीकृत प्रदूषण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए शीशा दिया गया है, बाकी जो हैं जैव निम्नीकृत हैं न कि अनिम्नीकृत, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा यह राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता लाने के लिए किया गया था। ये जो 33% जो लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्न पर विचार करें और वातावरण के निम्न में से किसके अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है ना। तो 2 और 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में देखिए दिया गया है 2 और 4। चलिए एक बार अगला प्रश्न देखिए ठीक से, किस राज्य के द्वारा मनपराई मोरक्को को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये खाद्य पदार्थ है मनपराई मोरक्को। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे एक और मैं नाम आपको बता रहा हूँ, सेलम साबूदाना, सेलम सागो जिसको कहेंगे अंग्रेजी में, सेलम सागो या सेलम साबूदाना कहिए, ये दोनों तमिलनाडु के हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके थे? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये RRR के, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नाटू नाटू गाना आपको याद भी होगा इसका। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? तो 60 वर्ष के बाद पहली बार चाइना में जो है, चीन में जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है अब विश्व का पहला देश बन गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए हुए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था? देखिए, भारत के वर्तमान में अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये राजीव कुमार हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इनका नाम। राइट आंसर इसका उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान पर जो है, उज्बेकिस्तान में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया था? अच्छा, आजकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन करुणा जो है ये चलाया गया था म्यांमार में। कहाँ पर भाई? सॉरी फ्रेंड्स, म्यांमार में। अच्छा, अभी ऑपरेशन आपको याद होगा, ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। कहाँ पर? तो इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है वहाँ पर भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त आपको पता होगा, सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उससे निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया? अच्छा, सबसे पहले आप NDB के बारे में जान लीजिए। अच्छा, NDB दूसरा है और एक एशियन डेवलपमेंट बैंक दूसरा है, ADB। ADB अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स जो सदस्य हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब? तो 2014 में, 15 जुलाई 2014 को। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है ना। और बाकी देखिए, ब्रिक्स के तो सदस्य देश इसके सदस्य हैं ही, साथ ही साथ उरुग्वे, UAE, बांग्लादेश और मिस्र इसके सदस्य हैं। तो फिलहाल मिस्र बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका स्थापना 1966 में की गई थी, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनकी मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? अच्छा, यूक्रेन की बात आई है तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया अभी रिसेंटली। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? G7। अच्छा, G7 जो हुआ था अभी 2023 में, ये जापान के हिरोशिमा में हुआ था। अगला G7 2024 में जो होगा ये इटली में होगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। पिछले वाले सेट में G7 के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में याद रखेंगे E20 यानी कि इथेनॉल 20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें इथेनॉल का जो है 20% मिश्रण है और 80% पेट्रोल का मिश्रण है। कहाँ पर किया था? तो ये जगह आपको याद रखना है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज किया है? लिथियम के बड़े भंडार की खोज किया है, तो राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति, इस प्रजाति का नाम देखिए क्या है, गेको मिजोरमेसिस। तो मिजोरम से ही यहाँ पर देखिए मिजोरमेसिस जो है आपको पता चल जाएगा कि यह मिजोरम में जो है इसकी खोज की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम के अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा जो मौत हुई हैं यह कहाँ पर हुई हैं? तो ये बिहार राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, भारत किस रैंक पर है? सबसे पहले जानिए ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान इसमें 161वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने हार्वर्ड अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? तो ये चुना है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता जो हैं ये कौन है? तो एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी की राजधानी सुआ है, फिजी की राजधानी जो है ये सुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राइट आंसर नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन सा है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता जो टीम है वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा टीम है, तो आपको ध्यान रखना है यह टीम जो है सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके यह खिताब जीता है, सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग मई 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है इसमें प्रथम है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल, ध्यान से पढ़िएगा, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अलग पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसको लिखा है मेघनाथ देसाई ने, मेघनाथ देसाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में किया है? यह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं इस देश की यात्रा करने वाले, और यह देश पपुआ न्यू गिनी है, याद रखेंगे। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है ये पोर्ट मोरेस्बी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ पोर्ट, ठीक है ना। राजधानी बड़ा इंपॉर्टेंट है पपुआ न्यू गिनी का, पोर्ट मोरेस्बी, MORESBY, पोर्ट मोरेस्बी। इसको इस तरह से अंग्रेजी में हिंदी में लिखेंगे पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है ना, याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनी की ये राजधानी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आसियान भारत समुद्री अभियान, यहाँ पर देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स यह आयोजित हुआ है सिंगापुर में, ठीक है ना, सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ये 12% हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? इस तरह के प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है ना। 2.98% याद रखिएगा। चलिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? यह गीत जो है यह कौन सा है? तो यह गीत है मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है
यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 7वीं राइट आंसर हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 90 था। ठीक है ना। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने। ठीक है ना, प्रोफेसर रेगनर नर्क्स ने किया था। उसके बाद देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? शायद ये प्रश्न पिछले सेट में भी मिला था। तो अल्प विकसित पूछा गया तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होगा और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल होगा। ठीक है ना। बाकी ये जो है ये अल्प विकसित के नहीं है। निम्न आश्रितता अनुपात, पूंजी निर्माण की उच्च दर, ये विकसित हो जाएगा। अल्प विकसित पूछा गया तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता से तात्पर्य क्या है? उपयोगिता से तात्पर्य क्या है बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। ठीक है ना, आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। चलिए 45 नंबर प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछा गया। द्वितीयक क्षेत्र में जो है कौन सा नहीं आएगा? तो आपको पता है कि खनन जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन, पशुपालन, कृषि, मत्स्य, ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। वाजिद अली शाह जो था उस समय अवध का नवाब था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दरअसल ये गया में हुआ था 1922 में और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था आर.एन. माधवलकर ने किया था। और बिहार में पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा 1931 में हुआ था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्लियर? चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था M.R. जयकर ने और B.S. मुंजे ने। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर दोनों हो जाएगा। किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? ध्यान रखिएगा, घोषणा पूछा गया है। तो घोषणा जो है ये 1911 में किया गया था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है ना। और फाइनली जो है 1912 में आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक अलग प्रांत जो है बनाया गया था। 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, यहाँ बना लीजिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। ठीक है ना। और इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया था, राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। राइट आंसर इसका जर्मनी हो जाएगा। ठीक है ना। जर्मनी के बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन बाद में जो है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर और म्यांमार में भी स्थानांतरित किया गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना जो हुई थी ये बलिया में हुआ था। बलिया के बाद सतारा में हुआ था और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं फ्रेंड्स ये रामदास हैं। कौन है? रामदास हैं, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पर देखिए, वारंग हेस्टिंग, घेरे की नीति। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही। स्थानीय स्वशासन का जनक जो था ये मिंटो नहीं था, लॉर्ड रिपन था। ठीक है ना, आपको याद होगा। चलिए, सहायक संधि आप बताइएगा कमेंट करके, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? जरा आप कमेंट करके तो बताइए। चलिए, उसके बाद देखिए, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किस स्थानों पर किया था? ठीक है ना, बताइए। तो ये प्रसिद्ध खगोलविद थे राजा जयसिंह, और इन्होंने जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में जो है वेधशालाओं की स्थापना करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ से है। देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो स्वास्तिक का चिन्ह और R
37 जो कब्रिस्तान है, मैंने आपको बताया था कि ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, तो दोनों को याद रखेंगे। अब हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह और R37 कब्रगाह भी। मोडी लिपि का प्रयोग, ये पहले भी सेट में प्रश्न मिल चुका है, पहली बार किस लेखों में किया गया है, किसके लेखों में, तो ये मराठाओं के, ठीक है ना। ये प्रश्न प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से गलत पूछा गया है, तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यही जो असत्य है। बाकी सारे के सारे बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, चूँकि प्रचलित लिखा गया तो गलत है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह समाज पितृसत्तात्मक था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो यह कोई और नहीं, यह शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया था, इस चीज़ को आप नोट करिए। पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था राजधानी शिशुनाग ने, और पुनः जब कालाशोक शासक बना तो फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आया। चलिए उसके बाद देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 में हुई थी, और पहली फैक्ट्री इसने ट्रैंकवर में लगाया था। चलिए, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे, 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है ना। जमाली जो थे इनके पहले अनुयायी थे। चलिए, इनके दामाद भी थे शायद जमाली। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तो मौजूद नहीं है, मौजूद इसमें जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम होता है, जस्ता नहीं होता है, ठीक है ना। जिंक इस पर नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको बताना। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, और एक ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो EEG पूछा गया है, तो EEG होता है ये किसके लिए होता है, तो ये मस्तिष्क के लिए होता है, और ECG जो होता है ये हृदय के लिए होता है, ठीक है ना। दोनों को ध्यान रखेंगे। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा, सिंपल सा क्वेश्चन है, p²/2m हो जाएगा। चलिए, बाकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, k = क्या होता है, ½ mv² होता है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, गति का पहला समीकरण है क्या, तो सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि v = u + at जो है ये गति का पहला समीकरण है। v जो है यहाँ पर देखिएगा ये फाइनल वेलोसिटी है, और u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आरंभिक वेग और अंतिम वेग, फाइनल वेग, और a एक्सेलरेशन है, और t जो है ये समय है, ठीक है ना। a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो अब यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि वेग और समय के बीच में, ठीक है ना, वेग और समय के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किससे बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये जनरेटर जनित्र हो जाएगा। जनित्र जो है आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर जो होता है उल्टा हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर। यहाँ से देखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। कहाँ से सदैव निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से। कहाँ पर जो प्रवेश करती है, तो दक्षिणी ध्रुव में, और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई वापस उत्तरी ध्रुव पर लौट आती है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है ना, और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। चलिए, विद्युत फ्यूज का सिद्धांत जो है, विद्युत फ्यूज, तो यह सिद्धांत पूछा गया है, तो ऊष्मीय प्रभाव होगा विद्युत का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षा में चक्कर लगाता है। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या असर होगा। अशुद्धि के कारण द्रव का जो क्वथनांक होगा ना ये बढ़ेगा, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठोस के लिए तो ऊर्ध्वपातन है, क्रिस्टलीकरण है। आसवन जो है ये ठोस के लिए नहीं है, आसवन तरल अशुद्धि के शुद्धिकरण के लिए है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो है एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ध्यान रखेंगे पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम के बाद सोडियम होगा, ठीक है ना। तो अगर पोटेशियम ना दे ऑप्शन में सोडियम दे करके पूछे, ध्यान रखेंगे। मिलान करना है यहाँ पर, देखिए सूची 1 और सूची 2 से। भंजन जो होगा ये किसका होगा? तो भंजन पेट्रोल हो जाएगा। प्रगलन किसका होगा? तो प्रगलन तांबा हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा है, हाइड्रोजनीकरण जो होगा ये वसा का, ठीक है ना। और वल्कनीकरण वल्केनाइजेशन जो है रबर का वल्केनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो 2 3 4 1 इसका 2 3 4 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। चलो उसके बाद देखिए चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है ये दूधिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? यह प्रश्न बड़ा ही बिहार में पूछा जाता है, जाइमेज के द्वारा, ठीक है ना, जाइमेज के द्वारा। चले निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं? अब देखिए यहाँ से आगे जैव निम्नीकृत नहीं है, तो जैव निम्नीकृत पॉलीविनाइल जो होता है पीबीसी, ठीक है ना। चलिए पीबीसी जो है जैव निम्नीकृत नहीं है, जैव अनिम्नीकृत हैं, जो जैसे मैंने बताया था आपको प्लास्टिक शीशा, ठीक है ना, पीबीसी भी याद रखेंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो मैंने आपको पादप हार्मोन कई भी बार बताया है, साइटोकाइनिन हो जाएगा या कोशिका विभाजन में सहायक होता है, एथिलीन, फ्लोरोजिन्स, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, ये सारे पादप हार्मोन होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य की मुख गुहा से निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाए? तो देखिए मुख से पाचन प्रारंभ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, भाई ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स ये डीपीटी है, डीपीटी यानी कि ये आपका डिप्थीरिया हो जाएगा, ये आपका पर्टूसिस हो जाएगा। पर्टूसिस को अंग्रेजी में काली खांसी बोलते हैं, और ये टिटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा आपको? काली खांसी, देखिए पर्टूसिस, टिटेनस और डिप्थीरिया, तो ये डीपीटी का टीका है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है, और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पृथ्वी के सबसे जुड़वा बहन कहें, ठीक है ना, सांझ का तारा, बोध का तारा, ये सब शुक्र है। चलिए मकर संक्रांति, कैप्रिकॉन, बताइए मकर संक्रांति किस, अच्छा मकर संक्रांति, और एक जो है ना मकर संक्रांति के बाद एक जो है कर्क संक्रांति भी है। तो यहाँ पर देखिए मकर संक्रांति पर जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है? सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, और इसी के लिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? तो ये 22 दिसंबर के दिन। अच्छा अब बात कर लेते हैं कर्क संक्रांति के दिन, ये होता है 21 जून के दिन। 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर, आपको पता है ना, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें से सारे के सारे जो है अवसादी, सेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इसमें से? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है ना, बिल्कुल से इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, बिल्कुल यह सही दिया गया है, ठीक है ना। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है, ये भी सही। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है ना, सभी हो जाएगा। ओबेलिना एनएससी। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पर जो भी कंडीशन दिया गया ना, ये चक्रवात का नहीं दिया गया है, ये प्रति चक्रवात का दिया गया है। किसका? प्रति चक्रवात का। देखिए प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है, ये सारे कंडीशन प्रति चक्रवात के दिए गए हैं। चक्रवात में इसका उल्टा हो जाता है, तो ये प्रति चक्रवात के सारे जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया गया है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारे जो हैं प्रति चक्रवात के हैं, चक्रवात में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए पढ़ लीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है बहुलता होती है पोटास की, ठीक है ना, पोटास की बहुलता होती है। मिलान करना है यहाँ पर, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को, ठीक है ना, कानपुर को, यहाँ 4 में लिख देता हूँ, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है?
तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है, 2 लिख देता हूँ। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, 1 लिख देता हूँ। देखिए 4 3 2 1 कहाँ पर दिया गया है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, बताएंगे राइट आंसर। तो 1949 में की गई थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद कहीं कहीं 1948 भी लिखा गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह कौन सी है? तो चिनाब हो जाएगा इसका, चिनाब राइट आंसर। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो यह विशाखदत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? परम 8000 को। तो यह 1990-91 में। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 27 मार्च के दिन। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? अच्छा, सबसे पहला जो है ये परमवीर चक्र है, दूसरा महावीर हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा महावीर। अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? फ्रेंड्स देखिए, इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर आप लोग बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उनका आंसर मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। 95 प्रश्न में अपना स्कोर बताइए। तो ये टोटल 10 व्यक्तियों को दिया गया था। पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और आखिरी बार अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। मैं 200 व्यक्तियों का नाम बताता हूँ। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, हरगोविंद खुराना को, मदर टेरेसा को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, अमर्त्य सेन को, वीएस नायपाल को, उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को, सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को, और फिर अभिजीत बनर्जी को। चलिए, 10 राइट आंसर हो जाएगा। 96 का 22 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। एक बार मैथ के प्रश्नों को आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, वहाँ पर जुड़िए। टेलीग्राम पर PDF आपको मिलेगा वहाँ पर भी, लेकिन आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको PDF मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, छठ के बाद जो है, छठ नहीं, दीपावली के बाद आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 90 थोड़ा सा बिजी हूँ मैं भी, क्योंकि घर का साफ़ सफाई करना होता है और भी बहुत सारे ज़रूरी कार्य हैं जो कि करने होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कम वीडियोज़ मिले हैं, लेकिन हाँ, रेगुलर एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1500 रुपया है। 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 17.60 मीटर है। चलिए, उसके बाद 99 का देखिए, 99 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 1 हो जाएगा, और 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 50 हो जाएगा।